नमस्कार, मैं हूं अंकुर मिश्र और शुरुआत करते हैं आपके काम की खबर से। अगर आप घर से दूर हों और प्यास लग जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है मिनरल वाटर। अक्सर हम मिनरल वाटर बॉटल या कोई पैकेज ड्रिंक खरीद लेते हैं, लेकिन ये आपके सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है और इस खतरे से आम लोगों को बचाने के लिए रेगुलेटर FSSAI ने सख्त कदम उठाया है। बोतल बंद पानी जो बेच रही हैं कंपनियां, उन्होंने नियमों का पालन न होने से ग्राहकों की सेहत को हो रहा था नुकसान। FSSAI ने सख्ती बरतते हुए 2 स्तरीय सर्टिफिकेशन का फैसला लिया। फैसले को लागू करने के लिए FSSAI इंडस्ट्री को पर्याप्त समय देगी। इस पर और जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित से। फूड रेगुलेटर FSSAI के ताजा फैसले ने पानी में आग लगा दी है। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फूड रेगुलेटर ने पानी को, या यूं कहें कि पैकेज्ड मिनरल वाटर को हाई रिस्क फूड कैटेगरी में डाल दिया है। और अब इसका एक मतलब ये है कि जो भी कंपनियां वो पैकेज्ड मिनरल ड्रिंकिंग वाटर बाजार में बेच रही हैं, उनको अब सर्टिफिकेशन लेना होगा। 2 स्तर का ये सर्टिफिकेट उन्हें अनिवार्य रूप से लेना होगा, जिसके बाद ही वो पानी की बोतलों को बाजार में बेच सकती हैं। और इसको फूड रेगुलेटर ने, FSSAI ने अब हाई रिस्क फूड कैटेगरी में डाल दिया है। जो 2 स्तर के सर्टिफिकेशन है उसमें एक होगा BIS का, यानी कि जहां से आप पानी वगैरह बना रहे हो, बॉटलिंग प्लांट, और दूसरा सर्टिफिकेशन FSSAI का होगा जो कि पैकेजिंग से जुड़ा होगा। तो ये 2 लेवल का सर्टिफिकेशन लेना अनिवार्य होगा, जिसके बाद ही आप पानी को बाजार में बेच सकते हैं। और ग्राहक को भी ये पता चल पाएगा कि जो सर्टिफाइड है, जिसके पास सर्टिफिकेशन है, वो नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर है, वो पानी अगर वो खरीद रहे हैं तो वो सुरक्षित है। दरअसल हो क्या रहा था कि कोई भी कंपनी बाजार में अपनी पानी की बोतल लेकर के आ रही थी, बेच रही थी, और वो सही मानकों का पालन नहीं कर रही थी। तमाम शिकायतों के बाद में फूड रेगुलेटर ने पाया कि कहीं ना कहीं कंप्लायंस नॉर्म्स का अनदेखी किया जा रहा है, उसका सही पालन नहीं हो रहा है, जिसके बाद में ये बड़ा फैसला लिया गया कि अब सर्टिफिकेशन को अनिवार्य किया गया है। हालांकि पैकेज्ड मिनरल ड्रिंकिंग वाटर की जो इंडस्ट्री है, ये लगातार सरकार से अनुरोध कर रही थी कि जो कंप्लायंस नॉर्म्स है इसको काफ़ी सरल बनाया जाए ताकि उनकी इंडस्ट्री को ज़्यादा दिक्कतें ना आए। लेकिन सरकार का मत ये है कि सर्टिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि साफ़ पानी और जो ऑथेंटिकेटेड है, जो सुरक्षित पानी है, वही बाजार में बेचा जा सके और ग्राहकों के हितों की भी रक्षा की जा सके। और अब इस फैसले के बाद में इंडस्ट्री को इसको पालन करना है, जिसके लिए उन्हें पर्याप्त समय भी दिया जाएगा। शुक्रिया समीर। और अब इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं बिजॉय मिश्रा जी और विजय सरदाना जी। आपका ET नाउ स्वदेश में स्वागत है। सबसे पहले सरदाना जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, ये जो नए मानक लेके आ रहा है फूड रेगुलेटर, इससे कंज्यूमर्स को क्या फायदा होगा? सबसे पहले आपको, विजय जी को और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, पहले भी जो इंस्पेक्शन होता था वो BIS करता था, तो हम इस बात को तो मानने को तैयार हैं कि BIS एक इनकॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर सकी, इसलिए FSSAI को सामने आना पड़ा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि FSSAI का डबल स्टेज टेस्टिंग से हालात सुधरेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि जितने प्रोडक्ट अभी भी FSSAI के अंडर हैं उनमें मिलावट भरमार है। हकीकत यह है कि आप इंडस्ट्री में किसी से भी जाके पूछें तो सबसे ज्यादा करप्शन अगर कहीं होती है तो वो इसी डिपार्टमेंट में होती है। तो प्रयास अच्छा है, सोच अच्छी है, लेकिन क्या जनता के हित में इसका रिजल्ट आएगा? मैं इसको 5% भी मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जितने भी एडल्ट्रेटेड फूड अभी बाजार में मिल रहे हैं, सब पे FSSAI का इंस्पेक्शन होता है, सबकी जांच होती है, सब पे FSSAI का नंबर लगा होता है, और 80% प्रोडक्ट एडल्ट्रेटेड हैं। मैं क्योंकि फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हूं, मैं डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट भी हूं, मैंने फूड इंडस्ट्रियां चलाई भी हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि जनता को इससे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ करप्शन और बढ़ेगा। पहले एक जगह रिश्वत देनी पड़ती थी, अब 2 जगह देनी पड़ेगी।
बिल्कुल, आपका पॉइंट एकदम वाजिब है अगर हम कंज्यूमर्स के दृष्टिकोण से बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी। बेजॉन मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा ये समझने के लिए कि ज़रा ये टेक्निकलिटी है कि हाई रिस्क प्रोडक्ट बता दिया है अब फूड रेगुलेटर ने, इसका मतलब क्या होता है? सरल भाषा में अंकुर जी, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि इसका मानक इस ढंग से होना चाहिए कि कोई भी जगह पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए इसका मानक को लेकर। और ये बहुत ही मतलब हम रिस्की प्रोडक्ट है हमारे हेल्थ के लिए, हम आम कंज्यूमर के हेल्थ के लिए रिस्की प्रोडक्ट है। तो इसके मतलब इनका जो कंप्लायंस प्रोसीजर है, इनका जो इंस्पेक्शंस है, इनका जो टेस्टिंग प्रक्रियाएं हैं, ये सारे बहुत ही मतलब माइन्यूटली देखते हैं ताकि कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो उपभोक्ताओं का हेल्थ और सेफ्टी को लेकर। तो इसलिए इसको इस कैटेगरी में लाया गया है क्योंकि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पाया गया है कि वो काफी कंटेमिनेटेड होते हैं। और बिकॉज वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन आवर फूड बास्केट, तो पानी को उस दर्जे में लाया है कि पानी जब तक स्वच्छ नहीं पिएंगे, यू विल बिकम विक्टिम ऑफ लॉट ऑफ अवॉइडेबल डिजीजेस। कई डिजीज, कई जो आपके बीमारी है, उससे बचने के लिए आपको स्वच्छ पानी पीना अनिवार्य होता है। और ये केवल पैकेज ड्रिंकिंग वाटर नहीं, जो आपको नल में भी मिलता है पीने के लिए, जो भी पेयजल होता है वो एज पर बीआईएस स्टैंडर्ड होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है आज हमारे देश में, जिसके चलते 80% ऑफ द डिजीजेस इन आवर कंट्री वो अवॉइड हो सकता है, लेकिन वो नहीं अवॉइड हो पा रहा है क्योंकि पेयजल में मिलावट है, पेयजल में कई कीड़ाएं हैं और वो मतलब लोगों का सेहत के लिए सही नहीं है। तो इसलिए इसको एक बहुत नजदीक से देखने के लिए फूड सेफ्टी अथॉरिटी उसको लाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस कानून से एक पारदर्शिता लाया जाएगा, एक उत्तरदायित्व लाया जाएगा हमारे तंत्र में, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं एज उपभोक्ता कि हम जो पानी पी रहे हैं, जिसके लिए हम काफी हाई कीमत दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग सबको मालूम है कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कोई बहुत मतलब सस्ता प्रोडक्ट नहीं है हमारे देश में, काफी महंगा है आम आदमियों के लिए। और हमारे मतलब जो स्टैंडर्ड है, जो हमको पेयजल के रूप से नल में मिलनी चाहिए, वो तो कभी नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोगों को खरीदना पड़ता है ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जो एक्चुअली नहीं होनी चाहिए हमारे देश में। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सिंगापुर जैसा देश में इज नॉट अलाउड, इट इज बैंड, टोटली बैंड, ताकि एक लोगों का लोकल गवर्नमेंट पे एक उत्तरदायित्व हो, ताकि वो पेयजल को लोगों को मुफ्त में दिला सके और लोगों को पेयजल उस ढंग से दिला सके कि उनको बीमारी से आप रोक सको। तो ये सारे जो चीजें हैं, इसको देखते हुए फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने जो कानून या जो बदलाव लाया है रेगुलेशंस पे, हम उम्मीद करते हैं कि अब हो सकता है कि की गई है पारदर्शिता हो। बिल्कुल बिल्कुल, पहल यहाँ पे जरूर की गई है, लेकिन सरदाना जी आप बता रहे थे कि यहाँ पर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं आपसे प्रक्रिया के तौर पर समझना चाहता हूं कि ये जो हाई रिस्क कैटेगरी में अभी डाला गया है मिनरल वाटर को, तो क्या प्रक्रियाएं चेंज होती हैं और आपको क्या लगता है क्या एक्चुअली में होना चाहिए? देखिए, ये है आपके पास पूरा शेड्यूल एफएसएसएआई का, ठीक है। जो बात आपने कही है, जब इसमें शेड्यूल देखिए, जो हाई रिस्क कैटेगरी में ऑलरेडी प्रोडक्ट क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स। क्या आपको लगता है कि पनीर, खोआ और दूध जो बाजार में मिल रहा है वो प्योर है? ये ऑलरेडी हाई रिस्क कैटेगरी में है और एफएसएसएआई के अंडर। फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स, एग एंड एग प्रोडक्ट्स, प्रिपेयर्ड फूड, इंडियन स्वीट्स, क्या आपको लगता है मिठाइयां प्योर मिल रही हैं आपको? मिलावट नहीं है, क्वालिटी अच्छी है, ये ऑलरेडी सब एफएसएसएआई के अंडर है, अंडर हाई रिस्क कैटेगरी में। जब इनका ये हाल है, ये मैनेज नहीं कर पा रहा एफएसएआई, और उसके बाद इंस्पेक्शन का शेड्यूल देखिए। इंस्पेक्शन शेड्यूल क्या बोलता है? फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट 2 साल में एक बार, मतलब एक बार इंस्पेक्टर रिश्वत लेके चला गया, अब 2 साल तक वो तंग नहीं करेगा। अब आपको पता है 2 साल तक वो रेस्टोरेंट कुछ भी खिलाए आपको, गंदा हुआ माल, सड़ा हुआ माल, आपको गटर का पानी मिला के सब्जियां उसमें धोए, कोई पूछने वाला नहीं है।
कहने का मतलब यह है कि एफएसएसएआई भी जानता है कि हमारे इंस्पेक्टर जाके करप्शन करते हैं, इसलिए उन्होंने फ्रीक्वेंसी इतनी कम कर दी कि भैया आप 2 साल में एक ही बार जाओगे, आप पे भरोसा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यहां पे 80% जो हिंदुस्तान में लोग बीमार हो रहे हैं उसका कारण है खराब खाना और खराब पानी, और इन दोनों में सबसे ज्यादा करप्शन है। और आम आदमी की मजबूरी यह है कि उसको चेक करने वाला कोई नहीं है। आज मैं आपसे एक मानिक जी बात पूछता हूं, अगर आपको शिकायत है एज ए कंज्यूमर कि सर ये पानी की बोतल सही है या खराब, आपको एफएसएसएआई कोई जानकारी नहीं देती है अपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स की कि साल भर में कितने सैंपल उन्होंने इकट्ठे किए, उनमें से कितने खराब पाए गए, कौन कौन कंपनियों के कौन कौन से बैच में मिलावट पाई गई या वो खराब पाए गए। आपने आज तक कभी एफएसएसएआई की वेबसाइट पे जानकारी देखी है? कंज्यूमर को कैसे पता लगेगा कौन सा प्रोडक्ट खराब है और कौन सा सही है? हकीकत यह है कि एफएसएसएआई ये करना नहीं चाहती, क्योंकि अगर ये करना चाहेंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी कि उनका सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। तो ये एक कागजी कार्रवाई है, जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। जब तक हम ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे एफएसएसएआई में, डेली लेबोरेटरी रिपोर्ट्स जो सैंपल उनके पास आते हैं उनको वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड क्यों नहीं करते कि कौन कौन से सैंपल खराब थे और किन को कंज्यूमर को नहीं खरीदना चाहिए, जब तक आप ये जानकारी नहीं देंगे, कानून बनाने से क्या होगा जब आप कंज्यूमर को पता ही नहीं है। और एक बात कंज्यूमर्स के लिए मैं बता देता हूं आपके माध्यम से, बीमारी किससे होती है? बीमारी होती है टॉक्सिन से, बैक्टीरिया से, पेस्टिसाइड रेजिड्यू से, हैवी मेटल कंटेमिनेशन से, एंटीबायोटिक रेजिड्यू से, पॉल्यूटेंट से। ये कोई भी चीज आप आंखों से नहीं देख सकते हो, इसके लिए आपको लेबोरेटरी चाहिए। इसका मतलब सही बात है, वो पानी को हाथ में बोतल में देखकर कोई कंज्यूमर थोड़ी पता कर सकता है कि इसमें बैक्टीरिया है या नहीं, या फिर कोई कंटामिनेशन है कि नहीं। आपका एकदम पॉइंट वैलिड है, लेकिन मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा मिश्रा जी से। एक आम कंज्यूमर को अब ये सारे लैब्स तो उपलब्ध नहीं हैं, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए अगर कोई भी बोतल खरीद रहा है किसी भी कस्टमर पॉइंट से, आपके हिसाब से? देखिए, एक तो एक रोबस्ट सर्वेलेंस मैकेनिज्म आना चाहिए, जो विजय जी आप लोगों को समझा रहे थे। एक जब तक सर्वेलेंस नहीं होगा तब तक आम आदमी को वो सशक्तता नहीं मिलेगा, एम्पावरमेंट नहीं आएगा कि हम जो पी रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों के पास एक ऐसा उपाय होनी चाहिए 24/7 हेल्पलाइन नंबर, कि हम तुरंत वो बैच नंबर देकर हम कोई एडवर्स रिएक्शन हमारे हुआ उसका रिपोर्ट करना, हमारे को कोई जानकारी लेना है हमको उसका जानकारी मिलनी चाहिए। हर हेल्पलाइन नंबर होते हैं, लेकिन आप देख लीजिए कोई भी हेल्पलाइन नंबर 24 घंटा नहीं चलता है। कोई भी हेल्पलाइन नंबर लोगों को उस ढंग से मदद नहीं करता है जिस ढंग से मदद होनी चाहिए आम लोगों को। तो हर बोतल में हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है, लेकिन आप आमतौर में यदि सर्वे करते हैं जैसे हम लोग किए थे, हम लोग पाए कि 80% हेल्पलाइन नंबर सही ढंग से काम नहीं करता है जब आप उनको फोन करते हैं। तो मेरा यह कहना है कि आप जब भी कोई भी नया कानून या तंत्र में बदलाव लाते हो, आपको फीडबैक मैकेनिज्म, आपको हेल्पलाइन नंबर्स, आपको लोगों को सशक्तिकरण करने के लिए उनको जो ताकत मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो टूल्स एंड टेक्निक्स आनी चाहिए हमारे आम आदमी के लिए हमारे प्रक्रिया में, वो जब तक नहीं आएगा तब तक ये सब सुधार बिल्कुल दिखावटी है, उससे कोई सुधार नहीं हो सकता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि अब एफएसएसएआई यदि विजय जी को सुने हैं तो वो उस पर ध्यान देंगे और इस ढंग से ध्यान देंगे कि वो इस ढंग के चर्चा में इस ढंग का नेगेटिव बात ना आए, इसका वो प्रयास करें। और हम ऑलवेज ये कोशिश करते हैं कि तंत्र को बदलाओ, तंत्र को उस ढंग से बदलाओ कि आप आम लोगों को भी आपके साथ जुड़िए, उनको जोड़कर एक पारदर्शिता लाइए, उनको जोड़कर उनको शिक्षा दीजिए, उनको अवेयरनेस दीजिए। आज जो हमारे देश में बहुत ही मिनिस्क्यूल, बिल्कुल नहीं है, नहीं के बराबर है। और हम एक मेंबर भी थे फूड सेफ्टी अथॉरिटी में, उपभोक्ताओं को रिप्रेजेंट करते थे। हम हर मीटिंग में ये बात उठाए हैं जो रिकॉर्ड में है, मिनट्स में दिया हुआ है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं।
इनमें कोई ध्यान ना देते हैं, ना ऑफिसर्स को बिल्कुल उत्तरदायी बिल्कुल, करते हैं। आप एकदम आपके जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो चर्चा हुई वो कंज्यूमर्स के हित में है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर जुड़ने के लिए। और ईटी नाउ स्वदेश के माध्यम से हम सरकार से गुहार लगाना चाहेंगे कि आपने पहला कदम तो उठाया है जिसका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं, लेकिन जो शिकायतें हैं, जो अभी भी दूरी तय करना बाकी है, उनको भी पूरा करें और कंज्यूमर के हित में आगे जाके फैसला करें। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और पिछले कई हफ्तों की उठापटक के बाद आज बाजार फिर से ग्रीन में यानी कि बढ़त के साथ बंद हुआ। कैसा रहा बाजार में एक्शन, बता रहे हैं अंश भीलवार। तो निफ्टी का तीसरा सेशन था लगातार खरीदारी का। निफ्टी ने 3 वीक हाई के लेवल को भी छुआ, लेकिन अगर चार्ट पे देखा जाए तो जो 24,500-550 का लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है। रीसेंट अगर हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस देखें तो यहाँ पे ही रहा है, तो इसे बहुत ही डिसाइसिवली ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज देना बहुत ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम के लिए। अब अगर दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो दोनों ही मिड कैप स्मॉल कैप भी हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए और ये 8वां सेशन है लगातार खरीदारी का, तो यहाँ पे भी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नजर आ रहा है। अगर दूसरे सेक्टर इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी पीएसयू बैंक का 2 सेशन का तो लूजिंग स्ट्रीक था वो ब्रेक हो चुका है, हरे निशान में बंद हुआ है, साथ ही साथ 3 वीक हाई का लेवल भी छुआ है और पीएसयू इंडेक्स ही आज का टॉप सेक्टर गेनर के तौर पे भी नजर आता है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक का तीसरा सेशन है लगातार खरीदारी का, साथ ही साथ इंडेक्स ने 2 मंथ के हाई लेवल को भी छू लिया है। दूसरे इंडेक्स की बात करें तो एनर्जी, मेटल, ऑटो तीनों ही इंडेक्स का ये तीसरा सेशन था लगातार खरीदारी का। अब अगर हम सेक्टर लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स नजर आता है जो कि दूसरा सेशन लगातार बिकवाली का, और इसमें टॉप ड्रैगर्स देखे तो यहाँ पे हमें वरुण बेवरेजेस और रेडिको जैसे स्टॉक नजर आते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी मिला जुला सेशन रहा था, ज़्यादा करके पॉजिटिव फ्रंट पे यहाँ पे बायस बनता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक अपने की रेजिस्टेंस जोन के पास ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे, थोड़ा सा और अपमूव और एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता हुआ नजर आएगा मार्केट में। अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां हमारे सहयोगी जिनेह नागर आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। जी, तो बात करते हैं आज के 5 के पंच की। शुरुआत करते हैं मॉइल से। कंपनी में आज नवंबर के बेस्ट एवर सेल्स नंबर कंपनी ने रिपोर्ट किया। अगर YTD बेसिस पे देखेंगे तो 32% का जंप हमें देखने मिला है। 1.33 लाख टन्स का कंपनी ने नवंबर के महीने में सेल्स किया है। वहीं अगर अब हम मैग्नीज ओर के प्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे भी 8.5% का जंप देखने मिला ईयर टू डेट बेसिस पे। जो प्रोडक्शन का नंबर है वो है 1.63 लाख टन्स। इसके अलावा टोरेंट पावर, यहाँ पे भी आज हमें एक एक्शन देखने मिला। कंपनी ने जो QIP था वो ओपन किया था 2 दिसंबर को, जिसका फ्लोर प्राइस था वो था 1,555.75 पर शेयर। एजेंसीज के हिसाब से कंपनी जो है 4,000 करोड़ का फंड रेज करने जा रही है, फंड जुटाने जा रही है। इसके अलावा तीसरे शेयर की बात करेंगे ग्रेन्यूल्स। मार्केट आज में कंपनी को खबर आई, रिपोर्ट किया है कंपनी ने कि जो 6 सितंबर, जो सितंबर के महीने में कंपनी को 6 ऑब्जर्वेशंस आई थी US FDA के द्वारा अपने हैदराबाद स्टेट फैसिलिटी में। वहाँ पे कंपनी ने आज इन्फॉर्म किया कि उन्होंने जो भी क्लासिफिकेशन जो ऑब्जर्वेशंस थे उसको रिस्पॉन्ड बैक किया है। लेकिन US FDA की जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट है वो है कि उनकी जो फैसिलिटी है अब उसको OAI क्लासीफाइड कर दिया है। तो इसके चलते आज हमें स्टॉक में करीब 10% का डाउनटिक भी देखने मिला, इंस्टेंट जो है सर्किट देखने मिला था। इसके बाद भी भारी दबाव स्टॉक पर देखने मिला। चौथा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो होगा KPIT टेक। JP मॉर्गन के हमें रिपोर्ट देखने मिली थी, ओवरवेट रेटिंग मेंटेन रखी और 1900 रुपये का टारगेट था। उनके हिसाब से जो सॉफ्टनेस नज़र आ रही है वो नियर टर्म में ट्रांजिएंट बेसिस पे और लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो स्ट्रक्चरल स्टोरी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा जो EV और हाइब्रिड कंपनी के इन्वेस्टमेंट है उन्होंने कहा कि वो भी ग्रेजुअल तरीके से आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। और उसके अलावा उन्हें एक 42% का जंप देखने मिलता है अपने बेस केस सिनेरियो से, वहीं 10% का डाउनसाइड देखने मिलता है अगर हम बेयर केस सिनेरियो से देखें। तो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव रिपोर्ट KPIT टेक पर देखने मिली। बात करेंगे 5वें शेयर की, मेदांता ग्लोबल हेल्थ। जेफरीज की रिपोर्ट निकली थी, होल्ड रेटिंग मेंटेन किया, जो टारगेट प्राइस था वो था 1170 का। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो न्यू बेड एडिशंस नज़र आ रहे हैं दोनों ही
इंदौर और साउथ दिल्ली में वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट भी नज़र आ रही है लखनऊ में, और एक पटना का जो रैंप अप है वो भी एक अच्छा कंटिन्यू होते जा रहा है। और आगे 5 साल के लिए कंपनी ने अपना जो केपेक्स प्लान है वो लेड आउट किया था, तो 2800 करोड़ का कंपनी केपेक्स प्लान करने जा रही है अगले 5 साल में। तो काफ़ी एक अच्छा नोट में ग्लोबल हेल्थ पर भी एक नज़र आया। और अब बात महाराष्ट्र के राजनीति की। नए सीएम के ऐलान और मंत्रिमंडल के गठन को लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। मुंबई में आज बीजेपी की बैठक हुई, वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे से मुंबई स्थित अपने सरकारी आवास वर्षा बंगले पर पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी अपनी सेहत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी। महाराष्ट्र के सियासी सरगर्मियों पर लेटेस्ट जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं राकेश त्रिवेदी। महाराष्ट्र की राजनीति में हर पल नए अपडेट्स आ गए हैं। एक तरफ जहां पर महायुति में गठबंधन में शामिल अजित पवार की एनसीपी लगातार जो है अलग अलग बैठक कर रही है। अजित पवार अपने कौन से नेता को कौन सा मंत्री पद दिया जाए, एनसीपी के खाते में कौन से पोर्टफोलियो आएंगे, इसको लेकर के वो मीटिंग कर रहे हैं। दिल्ली में थे, अमित शाह के साथ भी मुलाकात उनकी हो गई है। साथ ही साथ अपने ही पार्टी के बीच में जो नेता हैं, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, सुनील तटकरे हो, उनके साथ मुलाकात हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो है आज ठाणे के जुपिटर अस्पताल में गए, जहां पर उनका मेडिकल चेकअप हुआ। मेडिकल चेकअप के बाद अब वो मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। बताया जा रहा है कि उनकी जो हालत है उसमें भी काफी सुधार है। हालांकि उन्हें तेज बुखार, वीकनेस और इसके अलावा थ्रोट इन्फेक्शन की शिकायत थी। उनकी डेंगू और मलेरिया की रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन उसके बावजूद जो है आज वो चेकअप के लिए गए और उनका एक सीटी स्कैन और एक एक्सरे निकाला गया, जिसके बाद अब वो वर्षा बंगले पर पहुंचे, जहां पे वो अपने नेताओं के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ बैठक करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी खेमे से ये अपडेट है कि खासतौर से जो केंद्रीय पर्यवेक्षक चुने गए हैं वो निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी आज देर शाम मुंबई पहुंचेंगे और उसके बाद में तकरीबन 9:30 बजे मुंबई वो दोनों पहुंचेंगे। इसके बाद कल सुबह 10 बजे विधान भवन के सेंट्रल हॉल में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है और इसी बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इसके नाम पर मुहर लगेगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि लगभग देवेंद्र फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए तय हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ अजित पवार और एकनाथ शिंदे ये भी डेप्यूटी सीएम पोस्ट के लिए लगभग तैयार हो चुके हैं। लेकिन अब भी खासतौर से गृह मंत्रालय किसके पास होगा, बीजेपी अपने पास रखेगी या एकनाथ शिंदे को देगी, इसके अलावा कुछ और पोर्टफोलियोज हैं जिसको लेकर के माथापच्ची अब भी चल रही है। ऐसे में जानकारी ये मिल गई कि पहले शपथ विधि होगी और उसके बाद में महायुति की इन तीनों पार्टियों की आपस में एक मीटिंग होगी, जिसमें ये तय होगा कि किस पार्टी को कौन सा पोर्टफोलियो मिले। लेकिन सबसे पहले 5 तारीख की जो तैयारियां हैं, शपथ समारोह की जो तैयारियां हैं वो आगे चल रही है, जिसको लेकर के आजाद मैदान में आज दिन भर अलग अलग पार्टियों के, चाहे शिवसेना की बात करें, एनसीपी की बात करें या बीजेपी नेताओं की बात करें, उन्होंने जाकर के हालात का, तैयारियों का जायजा लिया कि आखिर तैयारी कैसे चल रही है। अगर 5 दिसंबर के शपथ समारोह की बात करें तो उसे एक भव्य आयोजन बनाने की तैयारी चल रही है। तकरीबन 35,000 से ज्यादा लोगों को निमंत्रण दिया गया है, जिसमें लाडली बहना जो है वो भी इसमें शामिल होंगी, क्योंकि उन्होंने इस चुनाव में काफी बड़ा योगदान दिया, इसलिए कई सारी महिलाओं को खास न्योता दिया गया है। इसके अलावा साधु संतों को न्योता दिया गया है। तकरीबन 22 राज्यों से अधिक मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया है। खुद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, इसके अलावा कई बड़े नेता जो है दिग्गज, वो भी इस शपथ समारोह में शामिल होंगे। तो आजाद मैदान में जो शपथ समारोह होगा, इसे एक भव्य आयोजन बनाने का इसलिए ये इरादा है क्योंकि बीजेपी की महाराष्ट्र में ये अब तक की सबसे बड़ी जीत है, एक ऐतिहासिक जीत है। तो एक तरफ जहां मुख्यमंत्री की शपथ विधि के लिए तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ महायुति के बीच ही गठबंधन के बीच में जो तीनों पार्टियां हैं उनमें आपस में अभी भी कई सारे अलग अलग विषयों पर माथापच्ची जारी है। शुक्रिया राकेश। तो बिल्कुल नजर रहेगी शपथ ग्रहण समारोह पर और इस पर भी कि आखिर शपथ ग्रहण लेगा कौन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।